हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, मैं अभी iQuest में था। मैं अभी क्लास लेने घर आ गया था। तो बच्चों फिर आपकी शुरू कर दें ऑफलाइन। ठीक है, सही है। मतलब ऑफ कोर्स अगर कोई नहीं आ सकता तो ऑनलाइन तो चलेगी। आएगा आपको ना मैसेज आज। ओके, बच्चों कर लिया काम सबने? बच्चों आपने देखा होगा सॉलिड्स फ्लूइड्स के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब इस शीट में स्पेशली, है ना? हाँ जी, बताओ बच्चों। फिफ्थ कह रहे हो? ओके, ओके। तो इसमें बच्चों देखो, हमें क्या करना है कि एक टेपरिंग वायर है, हमें इसकी एक्सटेंशन निकालनी है। ठीक है, रेडियस आर, 3R। ये फिफ्थ में आंसर नहीं आ रहा क्या बच्चों?
नहीं लॉग तो नहीं बनेगा। फिर लाइक मैंने जो किया था वो लेंथ के अकॉर्डिंग किया था कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लेंथ में वैसे मतलब थोड़ी मानना था, इक्वेशन बनाई थी उसके हिसाब से। मैं एक सेकंड आपको ना इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। तो देखो अगर आप इसमें एक ऊपर वाले y से स्टार्ट करते हो तो ये एक एंगल थीटा है जो आप निकाल लोगे। क्या बनेगा ये वैसे? tan थीटा 2r/l नहीं, मतलब 3r/2l है ना। बोलो भाई क्या बनेगा? टू आर बाई एल ही बनेगा ना। ठीक है मैंने डायमीटर ले लिया था। ये आ गया। फिर अब ये जो डिस्क है इसका एक डिस्क का रेडियस हो गया r+y tan थीटा और इसकी थिकनेस तो dy हो ही गई। तो अब एक्सटेंडेड लेंथ निकालनी है तो इस डिस्क के लिए जो रिजल्ट बनेगा स्ट्रेस mg/πr² अपॉन यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या हो गया? मैं समझ गया आपने जो गलती की होगी। जो आपका लॉग में आ रहा है ना वो पता है किस लिए आ रहा है? मतलब जैसे अब स्ट्रेन जब लिखना है तो स्ट्रेन में देखो अपने ये समझना है कि ये स्ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, dl है ना। तो वो मतलब आप 1 मिनट के लिए मतलब ये जो पतली सी लेंथ है इसको y' बोल दो, ठीक है। तो आप स्ट्रेन क्या कहते हैं? dy' कहते हैं ना? तो जो टोटल इलोंगेशन है वो क्या हो गई? इंटीग्रल dy' जो कि बन गया इंटीग्रल ऑफ mg/πr² y इंटू y' था क्या? dy। तो इसको आप अब 0 से l तक इंटीग्रेट करोगे तो आप देख सकते हो कि dy है और नीचे r² है जहाँ पे उसमें y² आएगा तो ये dy/y² टाइप्स कुछ इंटीग्रेशन बनेगी। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर इसमें लाइक टेपरिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? जैसे फ्रस्ट्रम होता है मतलब कोन। सर लाइक फिर मतलब मैंने कुछ ऐसे किया था कि लाइक
जो अकॉर्डिंग टू लेंथ मैंने एरिया में इक्वेशन लिख ली थी, हाँ तो सर उससे मतलब मेरी इक्वेशन ऐसी बन रही थी, मतलब अगर हम छोटे वाले से देखें, 8 पाई r स्क्वायर L अपॉन 8 पाई r स्क्वायर अपॉन L इंटू x प्लस पाई r स्क्वायर, मतलब अगर हम किसी एक्स डिस्टेंस से जाते हैं। नहीं, आपने क्या किया एक बार फिर बोलो, किसके अकॉर्डिंग बनाई? चल एरिया के अकॉर्डिंग बना ली, मतलब जो फेस का एरिया, मतलब किसी सर्कल का एरिया बनेगा एट अ डिस्टेंस एक्स बेस का। डेस्क का? हाँ जी। हाँ तो डेस्क का ये तो यही बनेगा ना, पाई आर स्क्वायर। फिर लाइक मतलब मैंने लेंथ वाइज यूनिफॉर्म रखने की रखा था इक्वेशन में। लेंथ वाइज यूनिफॉर्म रखा था मतलब? फिर लाइक मतलब छोटे वाले फेस से अगर हम किसी एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं, तो उसका मतलब मैंने डिस्क का एरिया लिख लिया था। हाँ वो मैंने भी वही किया कि मैंने छोटे वाले फेस से वाई पे गया। सर बट मैंने ऐसे नहीं बनाई थी, मैंने ऐसे बनाई थी कि मतलब अगर हम एल डिस्टेंस पे जाएंगे तो हमें 9 पाई r स्क्वायर एरिया मिलेगा, और अगर हम 0 पे रहेंगे तो पाई r स्क्वायर मिलेगा। नहीं, तो नहीं, उससे सर। नहीं। आपको ये तो नहीं पता ना कि एरिया लीनियरली वेरी कर रहा है या कैसे वेरी कर रहा है, जी यस सर। तो इसलिए हम तो सीधा ज्योमेट्री से रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है सर। हम्म। हाँ जी, आगे बच्चों, फिफ्थ के बाद एक सिक्स्थ देखो। सिक्स्थ भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको कहा है कि एक बॉटल है, उसके अंदर एक कॉर्क लगी हुई है, जिसका रेडियस आपको कहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, कंप्रेस करके डाला है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दे दिया, एंड सो ऑन। तो देखो, जो आपको क्या करना है, देखो क्लियरली जो कॉर्क है वो बॉटल की सरफेस को प्रेस कर रही होगी, क्योंकि उसकी उसका खुद का वैसे तो रेडियस बड़ा है, हमने तो जबरदस्ती उसको फंसाया हुआ है ना। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया, हमें कॉर्क का बल्क मॉडुलस दिया भी हुआ है, तो हम बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला कि b इज इक्वल टू माइनस वी dp बाई डी यूज करके हम हम लिखते हैं dv बाई वी। ठीक है, अब इसका v क्या है, कॉर्क का पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो dv क्या बन गया, क्या मैं dv को बचाओ, देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है, पाई इंटू एच इंटू 2r dr लिख सकता हूँ। बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, और उसमें हमने ये माना कि जो वॉल्यूम में चेंज है वो तो रेडियस में चेंज के कारण आ रहा है, हाइट में तो चेंज हो नहीं रहा कॉर्क का। तो मतलब पाई आर स्क्वायर एच को डिफ्रेंशिएट कर दिया, एच को कांस्टेंट मानते हुए, तो वो 2r dr आ जाएगा। तो dv बाय वी बन गया 2 dr/r, और dr क्या है आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि वो डेल्टा ए है ना। तो यहां से आगे आपका पास बच्चों dp, dv बाय वी को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जब आप पुट करोगे तो आपके पास आ गया dp, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो नाउ जस्ट फॉर क्लैरिटी, मैंने राइट हैंड साइड पे बच्चों आप देखो, इसका टॉप व्यू बनाया हुआ है कॉर्क का, तो उस क्योंकि वो एक्सपैंड करना चाहता है तो उस पर चारों तरफ से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, हाँ? तो तो मतलब जो प्रेशर में फोर्स अपॉन एरिया करना है, वो फोर्स कितने एरिया पे लग रही है, कर्व्ड सरफेस पे, हाँ, 2 π r h। तो dp बन गया आपका नॉर्मल रिएक्शन अपॉन 2 π ab।
तो बच्चों यहां से आपका निकल के आया नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या बन गई, म्यू इंटू एन। तो वो हमारा आंसर बना। समझ आया सबको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एडवांस में भी आएगा तो भी हम ये कहेंगे कि टफ लेवल का है, क्योंकि आप देखो तो सही कितने कंसेप्ट यूज हो गए, एरर्स, सो यस, बल्क मॉडुलस, फ्रिक्शन, ये एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट, तो वेरी गुड। आगे बच्चों, इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन, force is applied to young modulus, assume that the force is exactly unknown. Least count in the measurement of all lengths is 0.01 mm. Which of the following statements is false? Okay, तो errors का question है। तो बच्चों यंग्स मॉडुलस क्या बन जाएगा, y जो है वो आपका f अपॉन पाई आर स्क्वायर, मतलब ये स्ट्रेस हो गया और स्ट्रेन हो गया, डेल्टा एल बाय एल, ये बन गया ना। तो यहां से आपका डेल्टा वाई बाय वाई क्या बन गया, डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस, वो चलो लिखने में अजीब है बट मीनिंग समझ लो कि डेल्टा ऑफ डेल्टा एल बाय डेल्टा एल, वे डेल्टा एल इज द इलॉन्गेशन, वही मैं इलॉन्गेशन को एक्स से लिख देता तो सीधा डेल्टा एक्स बाय एक्स बन जाता। ये रिलेशन समझ आ रहा है बच्चों? तो अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई दैट कैन बी डिटर्मिन्ड, राइट। तो आपको एकदम क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगेगा कि एक्सटेंशन तो दी ही नहीं हुई है ना। तो उन्होंने भी तो यही पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि आप कितनी निकाल सकते हो, तो अब आपने फॉर्मूला तो लिख ही लिया, बाकी सब कुछ गिवन है। तो यंग्स मॉडुलस मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटेंशन मिनिमम होएगी। और ये उन्होंने बता भी दिया कि आप सबसे छोटी एक्सटेंशन, मतलब कितनी लेंथ सबसे छोटी मेजर कर सकते हो, 0.01 mm। तो क्या मतलब हुआ कि मतलब सबसे मिनिमम एक्सटेंशन आप क्या ले सकते हो, 0.01 mm, राइट। तो वो पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, राइट। फर्स्ट हो गया। और जो सेकंड थर्ड है एरर वाला, ये तो गलत ही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किससे आ रही है, रेडियस से आ रही है ना। आया समझ बच्चों? हाँ तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स बताना है आपको। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ये तो ठीक है, 2 ठीक है, 1 तो आप कैलकुलेट करके चेक करोगे, 3 मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉर अनसर्टेनिटी इन स्ट्रेन, हाँ ये गलत है, तो 3 हो गया ना आंसर स्ट्रेन वाला।
अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ये आता है और उन्होंने 1 ही दे दिया। ओके, समझ गया। मतलब आप कह रहे हो कि 1 भी फॉल्स है। यस सर, 1 तो है फॉल्स। ओके, ठीक कर लो। फिर आंसर 1 भी हो गया, 3 भी हो गया। आगे बचो। बच्चे, व्हाट इज दिस फिगर ऑफ मेरिट? ये ना, वैसे मतलब मैं आपको पहले भी बताया था ना, वो पहले प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आने होते थे, तो प्रैक्टिकल फाइल में होता है ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे जो ऑप्शन थर्ड है उसमें हम बोल रहे हैं कि डेल्टा वाई बाय वाई गेट्स द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अनसर्टेनिटी स्ट्रेन। तो सर इसमें लाइक फर्स्ट केस कंसीडर करके ही करना है कि लाइक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई हाँ, गेट्स। मैं जस्ट वही कहने लगा था बच्चों। एक चीज जो देखनी थी ना, मैंने तो सिर्फ ये देखा 2 का फैक्टर किस में लग रहा है, वो नहीं देखना तो फिर तो आपको। थर्ड ठीक है। हाँ, आपको ये पूरी वैल्यू निकाल के देखनी है कि कौन सी बन रही है बड़ी, मतलब तीनों में से। हाँ जी सर, फिर थर्ड ठीक आ रहा है मतलब। ओके, फिर मतलब थर्ड इज ट्रू। सर हाँ, ठीक है, ठीक है। मैंने एकदम मान लिया कि बाकी तो वो फ्रैक्शन तो सेम ही है, बट नहीं, वो तो ऑब्वियसली वैल्यू अलग अलग है ना बच्चों, समझ गए? यस सर। ओके, आगे बच्चों। फ्लूइड्स का सेकंड कर रहे हो? ओके। ग्लास ट्यूब, immersion mercury, length of 8 centimeter, extends above mercury level. ओपन एंड ऑफ द ट्यूब, ओपन ग्लास ट्यूब है, ठीक है। द ओपन एंड इज क्लोज्ड
Tube is raised vertically upward by additional 46 centimeter. What will be the length of air column above mercury in the tube now? Okay. तो बच्चों देखो फिगर बना हुआ है बाई चांस नीचे। तो पहले इनिशियल सिचुएशन तो ये है ना कि 8 सेंटीमीटर में एयर है ट्यूब के अंदर। अब आपने उसको बंद करके फिर ऊपर की तरफ खींच दिया 46 सेंटीमीटर। तो अब वो टोटल लेंथ 54 बन गई बच्चों, जिसमें से हो सकता है किसी x में अब एयर हो और 54 माइनस एक्स में मर्करी आ गई, राइट। तो अब आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी, एक तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है, जहां पे P1 तो P0 ही है और P2 हमें निकालना है। और वॉल्यूम कैसे लिखोगे, मतलब एक केस में एरिया इंटू 8 हो गया, एक केस में एरिया इंटू एक्स हो गया। ये समझ आया बच्चों पहला। दूसरा फिर राइट साइड वाले पे आप प्रेशर इक्वेशन लिखोगे, तो क्या बन जाएगा, P2 प्लस रो जी 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू रो जी 76। जो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वो निकल आएगी लेंथ। अंडरस्टूड। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों। एक तो बच्चों ये करेक्शन ये है कि स्मॉल आर इज मच लेस देन कैपिटल आर है, ठीक है। तो आपको कहा है कि सरफेस पे बबल्स बन रहे हैं, उनका एक स्फेरिकल कॉन्टैक्ट है, सरफेस टेंशन दे दी, वैल्यू ऑफ स्मॉल आर जस्ट बिफोर बबल्स डिटैच। तो बच्चों हम एक बबल लेते हैं और उसका एफबीटी सोचो कि कैसा होगा। तो ये जो राइट साइड पे बच्चों जो फिगर बना हुआ है, उस बबल के ऊपर जो उसके अंदर से फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ, अंदर से नहीं सॉरी, मतलब जो उस बबल पे एक तो लिक्विड से फोर्स लग रही होगी जो कि बॉइंट फोर्स होगी ना, हमें तो एक्सटर्नल फोर्सेस से मतलब है। तो बबल के ऊपर एक तो लिक्विड की बॉइंट फोर्स लग रही होगी बच्चों, और एक उसके ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स होगी जो मैंने रेड से दिखाई हुई है बच्चों, जो नीचे को लग रही होगी, है ना, क्योंकि सरफेस टेंशन तो खींचती है हमेशा। जिसका हमने थोड़ा और क्लियर कट फिगर बना लिया नीचे कि वो लग किस पे रही है, एक सर्कल पे लग रही है ना नीचे, स्मॉल आर के सर्कल पे, राइट। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बबल का mg भी आएगा, बट वो हमें एयर की डेंसिटी हम देख सकते हैं कि उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, और उसका रेडियस भी छोटा ही है, तो वो आर क्यूब के हिसाब से टर्म कोई खास नहीं बनेगी, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो भाई अब बबल पे ऊपर की तरफ फोर्स जो आई वो आ गई लिक्विड की बॉइंट फोर्स, जो कि क्या बन गई, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अच्छा मैंने वो जो अभी रेडियस छोटे वाली बात बोली बच्चों, वो तो गलत हो गई, वो तो स्मॉल आर बहुत छोटा दिया हुआ है, बट हाँ डेंसिटी ऑफ एयर ही कम है, इसलिए बबल का mg नहीं लिया हमने, और हम ऑप्शंस में देख भी सकते हैं कि उसका कोई रोल भी नहीं है, ठीक है। तो और एक उस पर लग गई बच्चों, नीचे को जो फोर्स है वो सरफेस टेंशन की है, तो वो क्या हो गई, T इंटू 2πr इंटू साइन थीटा, वेर साइन थीटा क्यों लिया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और साइन थीटा हम उस फिगर से देख सकते हैं कि वो है क्या, वो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर है। देखो बच्चों समझ आ रहा है।
ओके, आगे बच्चों, थर्ड के बाद। Ninth question. Cross section A contains water to height h, hole in the bottom of radius A, the time in which it will be emptied. तो बच्चों ये ऐसी सिचुएशन बन गई कि मान लो बच्चों किसी भी हाइट पे y तक भरा हुआ है और नीचे स्मॉल a तक। तो जो मतलब हमारा स्टैंडर्ड केस बनता है बच्चों, वो क्या बन गया, अगर इसकी वेलोसिटी v है, ऊपर नीचे v डैश कह दो, तो एक तो आपका बन गया a इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू वी डैश। दूसरी इक्वेशन बच्चों आपकी बर्नौली से आएगी, जो हम स्टैंडर्ड सॉल्व करते हैं ना वेलोसिटी निकालने के लिए। अब बस आपको इसमें क्या करना है कि v को माइनस dy बाई डी टी पुट करना है बच्चों। हाँ ये रेडियस है, सॉरी। तो मतलब वो आप उस तरह लिख दोगे पाई ए स्क्वायर करके। बच्चों वैसे मुझे ऑप्शंस देख के ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्योंकि जैसे आपको ख्याल होगा कि जब हम वेंचुरीमीटर वगैरह सॉल्व करते हैं या इसमें भी सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली एक ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप टर्म बनती है ना। तो ऑल्दो इन्होंने लिखा तो नहीं है, बट ऑप्शंस देख के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उसको स्मॉल अज्यूम किया है, होल को। इन अदर वर्ड्स कि आप उसकी वेलोसिटी सीधा रूट टू जी वाई लिख के सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये ऑप्शन से आइडिया लग रहा है हमें कि आप डायरेक्टली वी डैश को रूट टू जी वाई पुट कर दो बच्चों। तो फिर इसका मतलब ए का जो मतलब एरियाज का रोल काम पर आएगा। वो तो आपको स्टिल ये कंटिन्यूटी तो लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो डी वाई बाई डी टी है वो तो कैपिटल ए वाले एरिया की वेलोसिटी है ना। ठीक है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो आंसर दिया हुआ है ये डायमेंशनली गलत है बच्चों।
क्योंकि टाइम तो सिर्फ रूट एच बाय जी होता है ना। सर बड़ा ए हमारा एरिया है, एरिया ही वो है सर वो। रेडियस। ओह अच्छा अच्छा, मैंने मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे तो ए ही आएगा हमारी इक्वेशन में। ठीक है, तभी पाई भी बच रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ए आएगा, राइट हैंड साइड पे पाई ए स्क्वायर आएगा बच्चों। ठीक है ना, वी डैश को आप रूट टू जी वाई पुट कर दोगे और फिर वी को माइनस डी वाई बाई डी टी करके सॉल्व कर दोगे। अंडरस्टूड? आगे समझ बच्चों? ओके आगे। अच्छा एक बच्चों ये ना दो कंसेप्ट हमने मतलब करने हैं, एक रेनॉल्ड्स नंबर और एक पॉइजन इक्वेशन, और इनफैक्ट एक तीसरा भी है पॉइजन रेशो। ठीक है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, ये ध्यान से समझो। कई बार ना ये डाल देते हैं मतलब मेंस में, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, बट सेफ टू बी सेफ हमें कर लेना चाहिए। रेनॉल्ड्स नंबर का तो बच्चों क्या होता है कि इसका एक सिंपल फॉर्मूला है रो वी डी बाय ईटा। रो डेंसिटी, वी वेलोसिटी, डी डायमीटर, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसमें डी इज डायमीटर ऑफ पाइप। डायमीटर ऑफ पाइप या फिर डायमीटर ऑफ फ्लो, जो भी फ्लो कर रहा है लिक्विड है ना। v इज वेलोसिटी, मतलब ये रिजल्ट ये अज्यूम करता है कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो ऐसे कर रहा है एक सिलेंडर की शेप में। ये बच्चों प्लीज नोट कर लो। नोटेड बच्चों? इसका बच्चों काम क्या होता है कि ना हम इस नंबर से ये बता पाते हैं कि जो लिक्विड का फ्लो है वो मतलब स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। तो वैसे तो बच्चों उसकी ना अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यूज दी होती हैं कि किस नंबर पे वो स्ट्रीमलाइंड होता है, किस पे टर्बुलेंट होता है। मैं एक मिनट एनसीईआरटी में ही देख लेता हूँ, हम वही वाला ही याद रखेंगे।
तो इसमें बच्चों आपने ये याद रखना है कि अगर तो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 है तो स्ट्रीमलाइंड फ्लो होता है, अगर ग्रेटर देन 2000 होता है तो टर्बुलेंट होता है, थाउजेंड से 2000 के बीच में बच्चों हम कुछ ऐसे कह नहीं सकते, वो कुछ भी हो सकता है, तो इसको ऐसे अनस्टेडी टाइप्स कह देते हैं। तो बच्चों एग्जैक्ट बिल्कुल डिफाइंड वैल्यूज नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह में भी होता है ना, थोड़ी रेंज होती है, तो वो वाला सीन है इसको। तो ये बच्चों ये ना मतलब ये नंबर्स वाला जो मैंने आपको बताया है, ये बड़ा मतलब इस तरह से इम्पोर्टेंट हो गया कंसेप्ट कि मतलब अभी तक आया नहीं है मेंस में, मतलब जैसे हर साल कुछ ना कुछ नया वो डाल देते हैं, जैसे जो एनसीईआरटी में होता है और ऐसा कुछ, तो ये अभी तक नहीं आया। ठीक है, इसमें वेरिएशन कुछ नहीं बन सकती, मतलब सीधा सीधा यही आ सकता है। क्लियर बच्चों? थर्टीन्थ के बाद बच्चों 17 देखो बच्चों, 17 इज बेस्ड ऑन बच्चों पॉइजली इक्वेशन। इसको भी ये फॉर्मूला नोट करो, V अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर 8 ईटा L अपॉन पाई R4। एक बार नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं हम। इसमें बच्चों कैपिटल B जो होता है ये वॉल्यूम है, ठीक है, T इज टाइम, डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस है, और ईटा इज विस्कोसिटी, L इज लेंथ, R इज रेडियस। इसका बच्चों लॉजिक ये होता है कि जैसे अगर एक ऐसे ट्यूब है, अगेन सिलेंड्रिकल ट्यूब, लेंथ L, रेडियस R, ठीक है, तो अगर विस्कोसिटी है, ठीक है, आपका विस्कस लिक्विड है, तो मतलब लिक्विड खुद से तो फ्लो नहीं करना चाहेगा, तो आपको एक तरह से धक्का मारना पड़ेगा ना उस लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए। तो धक्का मारने का मतलब कि मतलब आपको एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा, तभी लिक्विड फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप देखो तो ये केस आपके और बहुत सारे केसेस से मिलता जुलता हुआ हो गया, जहां पे आप मतलब जैसे करंट मान लो कि जहां वोल्टेज डिफरेंस के कारण करंट चार्ज फ्लो करता है, चाहे आप कंडक्शन मान लो, है ना, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण
एनर्जी फ्लो करती है। तो अब ये केस हो गया कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड फ्लो करता है। ठीक है, तो मैंने जान के इसको इसी फॉर्म में लिखा था बच्चों, जैसे जो नीचे रेड में लिखा है, तो मतलब ताकि आप एनालॉजी बना सको। लेफ्ट हैंड साइड V अपॉन टी, वॉल्यूम अपॉन टाइम, जैसे बाकी सब जगह हीट अपॉन टाइम या चार्ज अपॉन टाइम आ जाता है ना। और वैसे V अपॉन टी को बोलते क्या है बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, राइट। डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस, जैसे वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस और वोल्टेज डिफरेंस आता है। और ये नीचे वाली टर्म एक तरह से हो गई रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहां पर भी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लाइक ऑल अदर केसेस। बस यहाँ पे लेकिन एरिया नहीं है डिनोमिनेटर में, वो कुछ πr4 की टर्म बन जाती है। क्या ये बात समझ आई बच्चों? तो इसमें वही कंसेप्ट सीरीज पैरेलल और सब कुछ लग जाता है। ये बच्चों समझ आ गया सबको? ओके, शीट 1 बच्चों। किस पेज पे है? तो 43 पे है। ओके, हाँ जी। पार्ट बी क्वेश्चन 14। ओके, ये 14th क्वेश्चन का आंसर गलत। फिर मेरे ना दोनों नेगेटिव में आ रहे थे। देख लेते हैं। जो K1 है वो तो बन जाएगा आपका रो आयरन अपॉन रो मर्करी ना। जो आपका K2 है वो बन जाएगा रो आयरन ओवर 1 + 60
गामा आयरन अपॉन मतलब रो मर्करी, और इसका ये ऊपर चला जाएगा 1+60 गामा Hg। तो K1/K2 में ये प्लस आएगा 1+60 गामा आयरन अपॉन 1+60 गामा मर्करी, मतलब ए बनना चाहिए। सर लाइक इसमें हम वो वाला डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि ये मैं समझ गया आपसे क्या गलती हुई है, तो बच्चों ये बाकी लोग भी समझना ध्यान से। क्या होता है जब हम डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, है ना। अब हम डेंसिटी डैश को जब लिखते हैं वो बन गया मास अपॉन वी डैश। वी डैश आपका आइडियली क्या होता है, V/1 + गामा डेल्टा टी। तो ये है ना, दो फॉर्म्स बन जाती हैं कि या तो मैं इसको लिख रहा हूँ डेंसिटी ओवर 1 + गामा डेल्टा टी, या अगर मैं इस पे बाइनोमियल लगा दूं तो ये बन गया डेंसिटी इंटू 1 - गामा डेल्टा टी, इजंट इट। ये बच्चों सारे समझ रहे हो। अब कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है बच्चों, ये आपको ऑप्शंस देख के ही आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ठीक है फॉर्मूलाज, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑप्शन से ही क्लियर होगा वो। ओके, आगे। सेवनटीन क्वेश्चन। बल्क मॉडुलस, तो -V डेल्टा P बाय डेल्टा V। तो डेल्टा P हो गया आपका ये कर दो माइनस, क्या बन रहा है 0.155 बन रहा है माइनस करके, और डेल्टा V/V आपका 0.1 है। ये डी लग रहा है आंसर। ओके, और कोई क्वेश्चन। ये सब हेमिस्फेयर मुझे ख्याल आ गया है किसी क्वेश्चन में ना, ये कुछ वो है मिसप्रिंट टाइप कह लो। बेसिकली सब हेमिस्फेरिकल मींस कि हेमिस्फीयर का थोड़ा सा पार्ट, कि पूरा हेमिस्फीयर नहीं। मतलब मिसप्रिंट तो नहीं कहूंगा, मतलब वर्डिंग थोड़ी अजीब सी यूज की है, ठीक है, कि सब हेमिस्फीयर मींस हेमिस्फीयर का कुछ पार्ट। अंडरस्टूड बच्चों। 20th क्वेश्चन देखो, वाटर भरा हुआ है, तो आपको ये कहा है कि लिक्विड का एक पार्ट उसके दूसरे पार्ट पे कितनी फोर्स लगाएगा। तो बच्चों मैंने ये एक पार्ट का एफबीडी बना दिया, ठीक है, मतलब ये सिलेंडर का हाफ हो गया। तो अब इस सिलेंडर पे बच्चों क्या फोर्सेस लग रही होंगी, एक तो जो उस पे रिमेनिंग लिक्विड है वो उस पे प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा, राइट।
और एक उस पे टॉप सरफेस से जो एक सरफेस टेंशन की फोर्स लग रही होगी, जो कि हमें पता है कि सरफेस टेंशन की फोर्स तो पुल करती है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो अब सरफेस टेंशन की फोर्स तो किस पे लगेगी? वो तो 2r पे ही लगेगी, है ना? वो तो उस लाइन पे ही लगेगी जो डायमीटर बन गया एक तरह से। अब बचा प्रेशर फोर्स। बच्चों ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जैसे मान लो ऐसे एक कंटेनर में एक लिक्विड है, ठीक है? तो हमें पता है कि लिक्विड तो इस सारी दीवार पे प्रेशर फोर्स लगा रहा है, और वो प्रेशर फोर्स ऑब्वियसली नीचे नीचे जाते हुए बढ़ती भी जाएगी। तो हमें अगर ये नेट प्रेशर फोर्स निकालनी है, इसका तरीका एक तो ऑब्वियसली है ही कि आप इंटीग्रेट करके निकाल लो, बट ये आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला प्लीज याद रखो। ये जो बच्चों मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कि वो होता है प्रेशर एट मिड पॉइंट इनटू एरिया, ठीक है? तो अब आप देखो कि वो जो प्रेशर फोर्स है वो कौन से एरिया पे लग रही है। वो जो रेक्टेंगल बन रहा है उस पे लग रही है ना, उसका एरिया क्या बन गया? 2RH। आगे समझ बच्चों? तो ये जो कंसेप्ट होता है ना बच्चों, जैसे यहाँ पे तो जो फोर्स थी वो लगी रेक्टेंगल के ऊपर रही थी, तो हमने सीधा सीधा रेक्टेंगल का एरिया ले लिया। ठीक है, अब कई बारी फोर्स बच्चों किसी कर्व्ड एरिया पे भी लग रही हो सकती है। ठीक है, जैसे मतलब अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, लेट्स से एक ये हेमिस्फीयर के अंदर गैस है, तो ये गैस एक्सपैंड करना चाहती है, तो ये इस पे प्रेशर फोर्स इस तरह लगा रही होगी। तो बच्चों अगेन एक तरीका तो क्या हुआ कि आप इंटीग्रेट करके कंपोनेंट लेके निकालो, और इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है कि आप प्रेशर इनटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ले लो। ठीक है, मतलब ये आप समझ रहे हो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? मैं ये सारी ब्लू फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना चाह रहा हूं। तो वो बन जाता है प्रेशर इनटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन बन जाएगा, एक हेमिस्फीयर का बच्चों क्या बनेगा एरिया ऑफ प्रोजेक्शन? एरिया ऑफ प्रोजेक्शन का आप मीनिंग समझते हो कि अगर हम यहां से लाइट डाल रहे हैं तो दीवार पे कितने एरिया में शैडो बनेगी? ये क्या बन जाएगा बच्चों?
आया स्क्वायर, राइट। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? हमें तो ये क्लियर हो गया एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, होगी बच्चों ये शीट? हाँ भाई, करिए ये शीट एडवांस वाली। ओके, अच्छा इसके क्वेश्चन सेम है शीट 1 वाले, ठीक है, उसमें भी डले हुए होंगे। और आपने देखा होगा इसमें क्वेश्चंस, मतलब शीट 3 के बाद तो इसके क्वेश्चन आसान लगेंगे। मतलब जो मेंस वाली शीट थी। ओके बच्चों, इसमें डाउट्स? बच्चों मल्टीपल वाला जो क्वेश्चन है, एक बार ये समझ लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों? जो जो वो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, अल्टीमेट ना ना नहीं करने। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है जो वो पीक नहीं करते हम ग्राफ की, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में किसकी पीक ज्यादा है, तो वो किसकी लग रही है? पी की, हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन में। ये बात समझ आई बच्चों? यंग्स मॉडुलस कैसे पता चलता है? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की स्लोप से, तो वो किसकी ज्यादा है? क्यू की, ना। और ये जो डक्टिलिटी या फिर ब्रिटलनेस है, दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ये कैसे पता चलता है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा स्ट्रेन ले सकता है? ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्लियरली स्ट्रेन तो ज्यादा पी ले सकता है, तो इसका मतलब पी ज्यादा डक्टाइल हुआ। तो बच्चों मतलब इसको ना ऐसे याद रखना चाहिए आपको, जैसे जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाते हो ना, जो भी उसकी शेप होती है, मतलब ऑलवेज कीप इन माइंड कि हम इससे क्या क्या इन्फो निकाल सकते हैं। जितना y एक्सिस में ज्यादा, मतलब जितनी पीक ज्यादा, ये क्या है? स्ट्रेंथ। जितना x एक्सिस में ज्यादा, मतलब स्ट्रेन ज्यादा, ये क्या है? डक्टिलिटी। और जितना स्लोप ज्यादा, वो क्या होता है? यंग्स मॉडुलस या फिर इलास्टिसिटी भी। तो जितना यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है, हम उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 इन्फो निकल आती हैं।
ये बात समझ आ गई बच्चों? ओके, और बच्चों आगे? इंटीजर का 7th बच्चों, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन दिस पंच, 20th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। जो दिया हुआ है कुछ एडिशनल लोड डाला तो एक लेंथ आ गई। एक आपको स्क्वायर की लेंथ दे दी, एरिया दे दिया, लीस्ट काउंट दे दिया, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर। ओके बच्चों, 7th क्वेश्चन में भी देखो रिजल्ट तो वही वाला यूज होगा जो अभी हमने पहले लिखा भी था कि डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा ऑफ, मैं इसको x बोल देता हूँ यहाँ पे, डेल्टा x बाय एक्स वेयर x इज elongation। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चों? अब इसमें अच्छी बात यह है कि जो आपका एरर है वो सिर्फ और सिर्फ जब आप इलोंगेशन मेजर कर रहे हो उसके अंदर है। पहली दो टर्म्स तो आपकी आपकी जीरो ही हो गई है ना। अब जो तीसरी टर्म है वो देखते हैं, उसका क्या मतलब है। एरर इन इलोंगेशन अपॉन इलोंगेशन। अब बच्चों क्या हम इलोंगेशन निकाल सकते हैं? वो तो आप ये जो दोनों रीडिंग्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करके इलोंगेशन की वैल्यू तो निकल ही आएगी आपके पास। एंड एरर इन इलोंगेशन क्या है वो आपको दी हुई है 1 × 10⁻⁵। तो डेल्टा एक्स दिया हुआ है आपको। अब जो यहाँ पे ना एक जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मतलब बड़ा रेयर होता है कभी कि कोई आईआईटी के क्वेश्चन में ना मतलब कोई गलती हो। सारे समझना ध्यान से। देखो आप इलोंगेशन मेजर कैसे कर रहे हो? दो अलग अलग लेंथ्स है ना जिनका डिफरेंस ले रहे हो आप बेसिकली, मानते हो? तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो आपका x है दैट इज डिफरेंस ऑफ टू लेंथ्स। तो डेल्टा x क्या आता है बनेगा? सभी लिखो चैट में डेल्टा x क्या बनेगा, या अनम्यूट करके बोलो।
चलो सारे बोलो एक एक बार अनम्यूट करके। अमितोज आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 बनना चाहिए। डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 या माइनस डेल्टा L1? तो मतलब इस केस में सर जब मतलब L2 L1 वो मान रहे हैं ना सर 3, वो तो मतलब मेजर्ड ही है बट मेजरमेंट्स हैं L2 L1 सर जो आपने स्केल से मतलब मेजर किया, वर्नियर स्केल से। तो मतलब सर उनमें मतलब आना मतलब चाहिए प्लस। L1 इज फर्स्ट रीडिंग, L2 इज सेकंड यस रीडिंग। सर, यस सर। तो क्या आना चाहिए? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर को क्या होता है? मतलब एरर तो मतलब ऐसे मैक्सिमम निकालने में तो ऐड ही करना है। ऐड ही होता है ना? तो डेल्टा यस एक्स सर। का आएगा, मानते हो बच्चों कि वो डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 आएगा? बोलो बच्चों। और साहिल ठीक लग रहा है? आशीष तो ये बन गया ये बच्चों आपका 2 इंटू 10⁻⁻5 बन गया है ना? तो मतलब जो आपका आंसर बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था 2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन जो इलोंगेशन है वो कितनी है? 25 इंटू लीस्ट काउंट हो गई ना? तो 25 इंटू 10⁻⁻5 क्योंकि मेन स्केल रीडिंग तो सेम ही है। तो दिस इंटू 100 बनना चाहिए। इससे आंसर क्या बनता है बच्चों? 8। आई थिंक जो दिया हुआ था वो इसका आधा या पता नहीं डबल था, कुछ ऐसे गलती थी। ये 4 दिया हुआ है। तो आप बच्चों समझ रहे हो 4 कब आता है? अगर आप डेल्टा एक्स को सीधा लीस्ट काउंट ही ले लो। तो बच्चों ये समझ आ गया सबको क्वेश्चन? तो वन ऑफ द वेरी रेयर केसेस, मतलब जहाँ पे आंसर मतलब गलत था और गलत ही चला, मतलब बाद में रिव्यू होने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। आगे बच्चों। ओके बच्चों 12th क्वेश्चन देखो। इसमें आपको कहा है कि थिन यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल क्लोज्ड एट बोथ एंड्स is partially filled with water
It is floating vertically in water in half submerged state. Rho c is the relative density of material of shell with respect to water. Then the correct statement is that the shell is okay. तो हमें रो सी को रिलेट करना है विद कि कितना वॉल्यूम भरा हुआ है. ओके, तो देखो बच्चों, कैन आई राइट इट दिस वे कि अगर हाफ सबमर्ज स्टेट है तो देखो जो बच्चों मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है रो सी मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू वी डैश. वी डैश क्या है? उस मटेरियल का वॉल्यूम, राइट, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर ठीक है. मतलब ये सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यों आया, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर तो वन हो गई. तो ये हम लिख रहे हैं बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम. जो टोटल वॉल्यूम बन गया इस बॉडी का वो उसमें क्या क्या आएगा? एक तो वी डैश आएगा, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा और एक वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा जो अंदर भरी हुई है. तो ये एक्सप्रेशन समझ आ रहा है बच्चों मैंने कैसे लिखा? तो चाहे डिनोमिनेटर को हमने मतलब सीधा वी टोटल भी लिख सकते थे. तो आपके पास एक्सप्रेशन बन गया कि वी वाटर मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम बाय 2 माइनस रो सी वी डैश. बच्चों देखो ये समझ आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके? तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो वाटर का वॉल्यूम है वो टोटल का तो हमेशा हाफ से कम ही होगा. तो उसके हिसाब से क्या आंसर बन गया फिर? बोलो भाई. डी, राइट. यहीं तक किया होगा बच्चों ना, 13 तक. जोशी नीचे कह रहे हो इंटीजर का सेकंड, ये सिलेंड्रिकल वेसल वाला? यस सर. ओके, तो वह बच्चों जैसे ये जो फिगर है आप मान लो कि इनिशियली जो हाइट थी पानी की वो h थी और बाद में जो है वो 200 हो गई.
ठीक है जी। तो और ये जो टॉप है इसको आपको कहा है कि इन द प्रोसेस सील कर दिया। तो अगेन दो कंडीशंस लगेंगी, एक तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। मतलब ये आपको इसके ऊपर वाला भी कुछ अज्यूम करना पड़ेगा कि मान लो ये तो हाइट h तक पानी है और इसके ऊपर जो जगह बचती है लेट्स कॉल इट सम x, तो इनिशियली x लेंथ में एयर थी, बाद में जो भी बनता है उसमें आप निकाल लोगे कि मतलब जो भी डायमेंशन बनेगी, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लग जाएगा। और दूसरा कि मतलब जब स्टेडी स्टेट आ गई, जब 200 हाइट रह गई, तो जो प्रेशर है वो अगर P2 है तो क्या हो जाएगा, P2 प्लस रो जी 200 इज इक्वल टू P0। तो इन दोनों को यूज करके आपका आंसर निकल आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट तो मतलब सीधा ऐसे हो जाएगा ना कि हमें पता है कि इस केस में ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि 90% नीचे है तो 10% ऊपर है, तो 1 मीटर ऊपर है, तो इसके अंदर होल है, तो आपको रोप कितनी चाहिए होगी, 1 मीटर ही चाहिए होगी बस पानी तक पहुंचने के लिए ना। ठीक है बच्चों, और कोई? डन, ठीक है। मैं बच्चों वैसे तो मैंने आपको लिखवा दिया, बट मैं ना आपको स्टिल एक शीट भेजूंगा जिसमें ये पॉइजली और एक और क्या था हमने किया, पॉइजली रेनॉल्ड नंबर और एक और चीज़ जो है पॉइजन रेशो, उनके बारे में दिया होगा, ठीक है, वो जरूर पढ़ लेना। सर हम्म, उसमें आगे भी है, हाइड्रोडायनामिक्स करके भी है एक पार्ट एडवांस शीट में। हाँ एडवांस में तो मुझे पता है, बट आई थिंक किया आप लोगों ने बच्चों? किया हुआ है। मतलब आई थॉट कि आप मतलब शुरू वाले ही 30 किए होंगे। जिसने किया है पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों जिन्होंने नहीं किए यू कैन लीव, है ना, बस दैट्स इट। आशीष मुझे ना एक बार कॉल करना 10 मिनट में, मुझे डाउट है, मैं समझा दूंगा आपको। हाँ जिनके डाउट्स नहीं है बच्चों यू कैन लीव ना। लड़कियों तुम ही हो बस। बाकी तो वेट ही कर रहे थे कि मैं कब बोलूँ कि यू कैन लीव। सर करते ही नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है। पता नहीं सर, कुछ तो है, मतलब करण भी अभी दूसरे कमरे में बैठा है, वो लगा नहीं रहा है। ना टेस्ट दे रहे हैं ना कुछ, बुरा हाल है। चलो अब ऑफलाइन में शायद कुछ इम्प्रूव। पता नहीं सर।
हाँ जी, इसमें कौन सा कह रहे थे नवधा, कौन सा कह रहे हो आप? कॉम्प्रिहेंशन का 6th। यस मेरा भी सर यही है, इंटीजर गलती से लिख दिया था। अच्छा, ओके। इसमें जो 5th है बच्चों, वो तो सीधा ही उससे हो गया होगा ना, कंटिन्यूटी से। यस सर। ओके बच्चों, एक बार ये जो फिगर के राइट पे मैंने फिगर बनाया हुआ है उसको देखो। ये बेसिकली जो पॉइंट 2 के नीचे वाला है उसको बड़ा करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि जो पॉइंट 2 जहाँ लिखा है वो तो ओपन टू एयर हो गया ना। तो आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है। तो मतलब प्रैक्टिकली तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, वॉल्यूमेट्रिक वी वाली, क्योंकि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है ना। अब इतने पार्ट में अगर अब मैं एक पॉइंट 2 तो जहाँ पे है वहाँ ले लिया, और एक मैं सबसे नीचे वाला पॉइंट अगर ले लूँ तो other end of the tube is in a small liquid container as the piston pushes air through। हाँ, तो आपको कहा है कि जो कंटेनर का अपर एंड है वो तो एटमॉस्फेयर को ओपन है। ओके, तो ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर, पॉइंट 2 का प्रेशर P0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों? चलो 1 मिनट के लिए अगर हम उसका प्रेशर कुछ भी P2 लिखते हैं, तो कहना है राइट कि P प्लस रो लिक्विड GH इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो L V स्क्वायर। मतलब मैंने बर्नौली लगाई है बच्चों। एक मिनट यार, कोई बेटर तरीका देखते हैं इसमें। लगा नहीं रहा।
ओके, तो सिचुएशन तो आप सबको क्लियर है कि मतलब यहाँ पे ऐसे एयर है ना, नीचे कंटेनर में लिक्विड है। तो जब हमने एयर को पुश किया, उस कारण से जो लिक्विड है, हम कह रहे हैं कि वो लिक्विड ऊपर उठ रहा है और बाहर जा रहा है। हाँ, ये सिचुएशन। तो जो एयर है इसकी डेंसिटी रो ए है, और जहाँ लिक्विड है उसकी डेंसिटी तो रो एल हो ही गई। ये कुछ इस टाइप का बन गया ना। तो ये वाला जो रीजन है बच्चों, रेड वाला है ना, इस रीजन में कुछ ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ पे एक तरह से एयर और लिक्विड जो है वो सॉर्ट ऑफ मिक्स हो रहे होंगे, है ना। मतलब नीचे वाली जो पाइप है उसमें तो सारी जगह लिक्विड ही होगा। यस सर। तो और यहीं की वेलोसिटी हमें निकालनी है, इसको कुछ भी बोल देते हैं। अगर यहाँ प्रेशर हम कुछ भी कहते हैं, तो अगर हम लिक्विड पे बर्नौली लगाने का सोचें, लोएस्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट्स के बीच में, तो वो बनेगा कुछ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर P नॉट प्लस एक ऊपर रो जी एच भी आएगा ही, हाँ, क्योंकि नीचे रेफरेंस लेवल हो गया। हाँ, और नीचे तो लिक्विड रेस्ट पे ही है। तो
ये बनेगी इक्वेशन बच्चों, देखो ये समझ आती है यार। यहाँ पे रो कौन सा आएगा, रो एल, इसको क्लियरली लिख लेते हैं। यस सर। ऑप्शंस देख के हो सकता है कि रो जी एच वाली टर्म भी इग्नोर की गई हो, है ना, क्योंकि वैसा कुछ तो है नहीं। अब हमें देखो किसी तरह से डेंसिटी ऑफ एयर के साथ रिलेट करना है। तो अब मैं अगर एयर के ऊपर बर्नौली लगाने की सोचूं कि मैं 1.1 यहाँ ले लें और 1.2 वहीं पे ले लिया, तो इस 0.2 की तो वही वेलोसिटी भी हो गई जो हमें निकालनी है। तो अब 1 और 2 के बीच में बर्नौली क्या बनेगी? P1 प्लस हाफ रो ए इंटू V1 स्क्वायर, और हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फॉर अ गिवन स्पीड, है ना, पिस्टन स्पीड हो गई वो VA स्क्वायर इज इक्वल टू P2 जो हमने P माना है प्लस हाफ रो ए V स्क्वायर। ऐसा कुछ बन गया। करेक्ट। तो हमें तो प्रोपोर्शनैलिटी ही बतानी है। अगर हम यहाँ से देखें तो जो आपका अब जो टर्म्स बन रही हैं, देखना इनको बच्चों दोनों को रिलेट करके किधर को बनता है, कैसे बनता है। अगेन काफी ना अप्रोक्सीमेशंस वाला काम है, मतलब हो सकता है। अब जैसे अगर मैं ऑप्शंस देखूं, हमें तो सिर्फ डेंसिटीज को रिलेट करना है। अब थिन ट्यूब लिखा हुआ है तो ये V1 वाली टर्म को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, है ना, ये कट जाएगी। उधर से रोयल GH वाली टर्म तकरीबन खत्म है। तो इन टर्म्स को जैसे अगर मैं मतलब P को इक्वेट करते हैं बच्चों हम, तो उधर से V कैसा बन के आता है, क्या टर्म बनती है? तो ये ऐसा कुछ बन गया P1 माइनस हाफ रो ए V स्क्वायर इज इक्वल टू P नॉट माइनस हाफ रो एल V स्क्वायर। अगर इस हिसाब से लिखेंगे फिर तो दोनों टर्म्स ही इसमें चली गई ना डिनोमिनेटर में। सर V1 को हम V की टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं, रेडियस गिवन है हमें, अगर उसको नेग्लिजिबल ना करें तो कुछ शायद बन जाए। नहीं, V1 तो कुछ कांस्टेंट हो गया ना, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर अ गिवन पिस्टन स्पीड, अच्छा। उसको तो छेड़ना ही नहीं हमें, तो V निकालना है।
वैसे तो मतलब एक चीज़ और अगर हम सोचें, अगर पिस्टन की स्पीड हमने फिक्स कर दी, मतलब अगर पॉइंट 1 की स्पीड फिक्स्ड है तो पॉइंट 2 की स्पीड भी फिक्स नहीं होगी? वही सर। बट वो मतलब वो एयर के ऊपर कंटिन्यूटी लगा के आ गया, जो बेसिकली फिफ्थ क्वेश्चन में हमने किया भी है। यस सर। मतलब ये कुछ अब इस टाइप का बन गया कि एयर की स्पीड तो फिक्स्ड है, लिक्विड की स्पीड बतानी है हमें कि लिक्विड किस स्पीड से ऊपर उठ रहा है या निकल रहा है। ये बात समझ रहे हो सपना? एयर की स्पीड तो फिक्स्ड ही है उस पॉइंट 2 पे, लिक्विड की स्पीड निकालनी है, और ये दो अलग अलग चीजें हैं, है ना, एयर और लिक्विड। तो मतलब इसी तरह से ये सोचना होगा कि एयर और लिक्विड को आपस में रिलेट कैसे किया जाए, सारा कैच पॉइंट वहां आता है। तो हम अगर कुछ इस तरह लिखें, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें क्वेश्चंस, हमें इस पॉइंट 2 पे देखो, अगर हम ऐसे सोचें, ये बात तो समझ आती है ना कि रिलेट करना है लिक्विड और एयर को, किस क्वांटिटी से बच्चों रिलेट कर सकते होंगे, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सेम होएगी लिक्विड और एयर की, ऐसे सोचते हैं। क्या लगता है बच्चों? प्रेशर क्वांटिटी जो है वो सेम बनेगी ना पॉइंट 2 पे, चाहे एयर का प्रेशर बोलो चाहे लिक्विड का प्रेशर बोलो, यस सर। है ना? तो उससे सोच के देखते हैं कि हमें 1 पे स्पीड पता है, 2 पे स्पीड पता है एयर की, तो मैं एयर पे 1 और 2 में बर्नौली लगाऊंगा, तो अगर हम ऐसे सोचें P1 प्लस हाफ रो एयर V1 स्क्वायर, मतलब ये सारी क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट्स हैं अगर हम सोचें तो, जो कि हो गया प्रेशर एट 2 प्लस हाफ रो एयर इनटू
V2 स्क्वायर, और ये एयर की बात हो रही है ना। तो इससे ये चीज निकल के आ रही है कि जो 2 का प्रेशर है बच्चों वो रो ए के प्रोपोर्शनल है। यस सर। हाँ? अब अगर मैं लिक्विड पे बर्नौली लगाता हूँ, जैसे हमने जो लिखी भी हुई है, तो कैसा बन रहा है ये, मतलब उस रो जी एच वाली टर्म को उड़ा देते हैं, तो ये ऐसे बन गया हाफ रो वी स्क्वायर। अब ये जो वी है हमारा, ये तो लिक्विड वाला वी है, दिस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, जहाँ पे ये जो पी है वो प्रोपोर्शनल टू रो है। ये समझ आता है ना। यस सर। तो आप यहाँ से देखो, अब जो वी स्क्वायर है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एक तरह रो ए ओवर रो एल के आ गया। तो वो इसका रूट हो गया, तो रूट ऑफ रो ए बाय रो एल बन गया। अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। चलो ठीक है बच्चों, फिर और कोई है बच्चों? सर अभी ये किया नहीं लास्ट सब्जेक्टिव और मैथ। ठीक है, कोई बात। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।